बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अध्याय 10 भारत और पड़ोसी देशों का तुलनात्मक विकास अनुभव समझेंगे। पिछले पाठों में हम स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर समय के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन हुए, ये सभी टॉपिक हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। भारत और पड़ोसी देश, तुलनात्मक विकास अनुभव। इस अध्याय को समझने से पूर्व सर्वप्रथम है यह पता होना चाहिए कि हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आइए यहाँ पे हम मैप में खुद देख लेते हैं कि भारत देश के पड़ोसी कौन कौन से राष्ट्र हैं। ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका और मलेशिया। ये सभी राष्ट्र भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। परंतु अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम केवल चीन और पाकिस्तान की तुलना करेंगे, क्योंकि तीनों राष्ट्रों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति लगभग एक समान है। तीनों राष्ट्रों का जन्म भी लगभग एक साथ हुआ है। इस पाठ को पढ़ने में हम क्या-क्या समझेंगे? देखिए, भारत और पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की आर्थिक एवं मानव विकास की तुलना करेंगे। यानी चीन और पाकिस्तान में कौन-कौन से आर्थिक सुधार हुए और कितना मानव विकास हुआ, इनकी तुलना हम समझेंगे। और विकास की वर्तमान अवस्था में पहुंचने हेतु अपनाई गई विकास नीतियों का मूल्यांकन करेंगे। ये तीनों देशों ने कौन-कौन सी विकास की नीतियां अपनाई, इसको भी इस पाठ में हम समझेंगे। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कारणों से पूरे विश्व को बदल के रख दिया है। 1990 के दशक के बाद से भारत सहित विश्व के सभी देश अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। हम खुद अनुभव करते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की राजनीति में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व के सभी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण करते रहे हैं। हम ये देख सकते हैं जैसे सार्क है, आसियान है, यूरोपीय संघ है, ब्रिक्स, G8 और G20। निश्चित है आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा। विश्व के सभी राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है ताकि दुनिया की समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढ सकें और आपसी बातचीत से अधिक विकास, तकनीकी सहयोग और व्यापार को बढ़ा सकें। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के विश्व में अनेक संगठनों का निर्माण हुआ है, जिसमें मुख्यतः मैंने ये लिया हुआ है जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस संगठन के 9 राष्ट्र सदस्य हैं। इसी प्रकार आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसके 10 देश सदस्य हैं। यूरोपीय संघ, ये यूरोपीय राष्ट्रों का एक संगठन है और ये है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस प्रकार ये 5 राष्ट्रों को मिलकर ये संगठन बना है। वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों के द्वारा अपनाई गई विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं, जिससे अनेक पड़ोसी देशों की शक्तियां और कमजोरियों को जान सकें। इस पाठ में भी हम पाकिस्तान और चीन की विकास नीतियों को समझेंगे। भारत व पाकिस्तान को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई, जबकि चीन गणराज्य कब स्थापना हुई? 1949। ये तो आप भी जानते हैं कि भारत कब आजाद हुआ? 1947। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? 1947। और चीन की स्थापना कब हुई? 1949 को। भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तीनों देशों के विकास की अंतर्मुखी रणनीति पर ज्यादा निर्भर थी। यह रणनीति घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने और इन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने पर केंद्रित थी। प्रायः तीनों देश जो
जब इनका व्यापार शुरू हुआ तो ये अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की नीतियां थी। ये विदेशी व्यापार से, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचते थे, क्योंकि इनके अपने देश का जो उद्योग है वो उन्नति कर सके। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में, चीन में 1978 में और पाकिस्तान में 1988 में शुरुआत हुई। ये देखिए यहाँ पे चीन में जो आर्थिक सुधार है सबसे पहले 1978 में शुरू हुआ, जबकि भारत में जो आर्थिक सुधार है 1991 में शुरू हुआ और पाकिस्तान में 1988 में। तो ये सन महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था होने के कारण अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र, उद्योग एवं भूमि पर सरकार का स्वामित्व था। चीन गणराज्य की स्थापना के बाद विकास के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई, जिनमें से मुख्यतः हम यहाँ पढ़ेंगे। ये सभी इस स्लाइड में दी हुई जितनी प्रश्न हैं, जितने टॉपिक हैं, ये परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इसको GLF के नाम से भी जानते हैं। GL ग्रेट से G, लीप से L, फॉरवर्ड से F, GLF अभियान के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये जानते हैं कि अभी भी वर्तमान में आपके शहर में या आसपास आपने देखा होगा कि हर जगह चीनी सामान कितना ज़्यादा था। ये सब किसका नतीजा था? यहाँ की योजनाओं का, कि चीन में उद्योगों को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई थी। रूस तकनीकी रूप से हमेशा उन्नत रहा है और चीन के औद्योगिकीकरण में रूस का विशेष सहयोग था। परंतु रूस और चीन में जब संघर्ष हुआ तो रूस के सभी विशेषज्ञ वापस बुला लिए गए। तब आत्मनिर्भर बनने के लिए चीन ने क्या किया? 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया, जिसके अंतर्गत छात्रों और विशेषज्ञों को काम करने के लिए और अध्ययन करने के लिए इनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। छात्र और विशेषज्ञ अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, जिससे कि उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भारत कृषि के लिए बहुत समृद्ध है, जबकि चीन में कृषि योग्य भूमि का बहुत अभाव है। चीन की सामूहिक खेती, चीन में जो वहाँ की खेती थी, खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक प्रणाली की शुरुआत की, जिसका नाम था कम्यून प्रणाली। चीन की सामूहिक खेती प्रणाली को ही कम्यून प्रणाली कहा गया। 1958 में लगभग 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः किसान थे और ये सभी किसान क्या करते थे? खेती करते थे, सामूहिक खेती करते थे और जो टैक्स होता था, कर होता था, वो सरकार को दे देते थे और शेष जो उसकी आमदनी आय प्राप्त होती थी, किसान अपने पास रख लेते थे। दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी चीन है, ये भी आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। 1979 से चीन में एक शिशु नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रयोग में लाया गया, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर घट गई। एक संतान के नियम जैसी कड़ी जनसंख्या नीति लागू करने वाला चीन पहला देश था, जिसका परिणाम भी अच्छा हुआ कि यहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 1% से भी कम हो गई। परंतु इसका दूरगामी जो परिणाम हुआ वो ठीक नहीं था, क्योंकि चीन में युवा वर्ग कम हो गया और वृद्धों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अब चीन सरकार एक संतान नीति में कुछ ढील देने लगी है। अभी हमने चीन की नीतियां देखा और भारत की सभी नीतियां इस पुस्तक के पहले पाठों में पढ़ चुके हैं। अब हम पाकिस्तान की विकास रणनीति देखेंगे। पाकिस्तान ने भारत जैसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। कृषि में हरित क्रांति के आने से कृषि उत्पाद बढ़ा और सरकारी निवेश से आधारित संरचना का भी विकास हुआ।
पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो भारत से भी अधिक उपजाऊ ज़मीन है। पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र है वो कृषि के रूप में, कृषि उत्पादन में बहुत समृद्ध है। तो भारत में जिस प्रकार से हरित क्रांति आई थी उसी प्रकार से पाकिस्तान ने भी हरित क्रांति को अपनाया, तो वहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ गया और सरकारी निवेश से आधारित संरचना जैसे सड़कें हैं, अस्पताल है, स्कूल है, इनका भी विकास हुआ। 1950 और 1960 के दशक के अंत में पाकिस्तान में अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों को लागू किया गया। यानी ये भी उद्योगों को संरक्षण देना और विदेशी व्यापार से बचते थे। इस समय में ये अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने में लगे हुए थे। 1970 और 1980 के दशक के अंत में अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राष्ट्रीयकरण था। लगभग हर चीजों को, राष्ट्र के वस्तुओं को, उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। परंतु 1970 से 1980 के दशक के अंत में अराष्ट्रीयकरण पर जोर दिया गया। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा था, जिससे देश की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिला। निजी क्षेत्रों के आने से देश की आर्थिक समृद्धि को भी प्रोत्साहन मिला, यानी देश में तेजी से विकास होने लगा। 1988 में देश में आर्थिक सुधार शुरू किए गए। 1980 में जो जीडीपी थी पाकिस्तान की वो भारत से भी अधिक थी। और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1988 में। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान निर्धनता रेखा में नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात भारत से आगे है। स्वच्छता के मामले में भी पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। ये जो आंकड़े मैं बता रही हूँ ये सभी परिवर्तित होते रहते हैं। जब कोई देश नई पॉलिसी लाता है या किसी विशेष कार्यक्रम को शुरू करता है तो उनकी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति भारतीय और चीनी है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें, चीन विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में किस देश में है? चीन में। और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत और चीन की तुलना में पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या की वृद्धि दर, चीन सर्वाधिक आबादी वाला देश है परंतु जनसंख्या वृद्धि दर भारत और पाकिस्तान से कम है। एक संतान नीति के कारण चीन की जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई है। जनसंख्या का घनत्व, चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या का घनत्व भारत और पाकिस्तान की तुलना में सबसे कम है। जनसंख्या का घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। चूंकि चीन की जो भौगोलिक स्थिति है, चीन का जो क्षेत्रफल है भारत की तुलना में बहुत बड़ा देश है, इसीलिए यहाँ के का जो घनत्व है जनसंख्या का वो भारत की तुलना में कम है। प्रजनन दर, प्रजनन दर से तात्पर्य प्रजनन आयु में औसतन रूप से एक महिला के द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या है। चीन में प्रजनन दर सबसे कम है, भारत में दूसरे स्थान पर है और सबसे अधिक प्रजनन दर पाकिस्तान की है। लिंगानुपात, पुत्र की इच्छा के कारण लिंगानुपात तीनों देशों में निम्न है। लिंगानुपात यदि हम देखें तो तीनों देशों में महिलाओं का अनुपात कम है। पुत्र की इच्छा के कारण ऐसा तीनों देशों में है। तीनों देशों में पुत्र, लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है लड़की की तुलना में, इसलिए तीनों देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम ये सभी आंकड़ों को अपन तालिका में देख लेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत देखिए, आपको ये सारणी बुक में दी हुई है 10.1। भारत में अनुमानित जनसंख्या देखिए 1352 मिलियन में है। 1393 यानी ये नंबर 1 पे है, ये सेकंड में है और पाकिस्तान सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या वार्षिक समृद्धि, इसमें सबसे कम जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरे नंबर में भारत, सबसे अधिक जनसंख्या तेजी से कहाँ बढ़ रही है? पाकिस्तान में। जनसंख्या का घनत्व, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व चीन का है। ये देखिए आप नक्शे में, चीन की जो क्षेत्रफल है ये बहुत बड़ा है, ये देखिए, और भारत छोटा सा है।
जबकि चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखिए 1393 चीन की है और 1352 भारत की है। ये क्षेत्रफल अधिक होने के कारण यहाँ का जनसंख्या का घनत्व कम है। लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या चीन में है 949, इंडिया की हालत सबसे ज़्यादा खराब है 924 और पाकिस्तान में 943। प्रजनन दर सबसे कम देखिए यहाँ पे चीन की है और सबसे अधिक पाकिस्तान की है। नगरीकरण का क्षेत्र भी अपन देख लेते हैं। सबसे अधिक जो शहरीकरण हुआ है वो चीन में हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान और सबसे कम नगरीकरण भारत में हुआ है। अभी भी भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या है, वो ग्रामीण क्षेत्रों पर निवास करती है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को यदि हम सरल भाषा में कहें तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हम इसको जीडीपी कहते हैं। चीन का सकल घरेलू उत्पाद विश्व के दूसरे स्थान पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनसंख्या में तो प्रथम है, परंतु जीडीपी के मामले में विश्व में चीन दूसरे स्थान पर है। 1980 के दशक में भारत की तुलना में पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद भी अधिक था, यानी भारत से आगे था 1980 में पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन दोनों में शहरीकरण अधिक है। भारत में केवल 28% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। 1980 से 2015 के दौरान चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक है। यानी यहाँ ये दिया हुआ है चीन के विकास का जो मुख्य कारण है उद्योग और सेवा क्षेत्र, यानी द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन दोनों के कारण ही चीन की जो जीडीपी है विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत की जो समृद्धि हुई है सबसे अधिक किस में हुई है? सेवा क्षेत्र में। और पाकिस्तान में तीनों क्षेत्रकों में गिरावट आई है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पाकिस्तान में सकल घरेलू उत्पाद में कमी का कारण उद्योगों का अधिक विकास नहीं होना है। पाकिस्तान में धीमी समृद्धि का मुख्य कारण विदेशी ऋण पर भी निर्भरता है। विदेशी व्यापार या निर्यात अधिक ना हो पाने के कारण पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होती है, जबकि इनका जो अधिक पैसा है वो पुराने ऋण चुकाने में चला जाता है। तो इस तरह से जो देश का विकास होना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ना चाहिए, वो जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा। इसको भी सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत समृद्धि को भी हम तालिका में देख लेते हैं। आप तालिका में ये जरूर देखा करिए कि ये जो तालिका के आंकड़े लिए हुए हैं वो कहाँ से लिए हैं। ये जो नीचे स्रोत लिखा रहता है इसका मतलब है ये जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो यहाँ से लिए गए हैं। एशियाई विकास बैंक एशिया तथा पैसिफिक मुख्य सूचक 2016, विश्व विकास सूचक 2018 से लिया गया है। भारत की समृद्धि दर जीडीपी देखिए 1980-90 में 5.7 थी, यानी पाकिस्तान से भी कम थी। पाकिस्तान की देखिए 6.3 है और चीन की तो अधिक थी ही 10.3, परंतु इसमें वृद्धि हो गई है। अब 2015-17 में 5.7 से कितनी हो गई है? 7.3। चीन की जीडीपी पहले की तुलना में कम हो गई है 6.8 और पाकिस्तान की भी देखिए 6.3 से अब जीडीपी कितनी हो गई है 2017 के आंकड़े के अनुसार 5.3। यानी जो वृद्धि दर है वो किस में अधिक दिख रही है? भारत में, जबकि चीन की जीडीपी भी कम हुई है और पाकिस्तान की भी। मानव विकास के संकेतक। मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मानव विकास सूचकांक मानव विकास का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े एक देश में उच्च वृद्धि और विकास दर को दर्शाता है। मानव विकास सूचकांक का मूल्य जितना कम होगा प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाता है। मानव विकास सूचकांक की तुलना के लिए हम कुछ चुनिंदा संकेतकों के आधार पर करते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है या प्रौढ़ शिक्षा है, निर्धनता रेखा है, किसी देश में स्वच्छ जल की उपलब्धता है, स्वच्छ वातावरण की उपलब्धता है। तो इस तरह से मानव विकास सूचकांक का जब निर्माण किया जाता है तो इस तरह से मुख्य कुछ चुनिंदा संकेतक हैं, उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है।
जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा यह दर्शाता है कि औसत रूप से एक नवजात शिशु के कितने वर्ष जीने की आशा है, या आप इसे जीने की औसत उम्र भी कह सकते हैं। चीन में जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक 76.9 वर्ष है, यानी सबसे ज्यादा इन तीनों देशों की तुलना में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा चीन में है। फिर भारत और पाकिस्तान की। भारत की देखिए 69.7 है औसत उम्र, और पाकिस्तान की 67.3 वर्ष। शिशु मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यानी 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में एक वर्ष से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है उन्हें हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर चीन में न्यूनतम है, यानी सबसे कम बच्चों की मौत कहाँ होती है? चीन में, और पाकिस्तान में अधिकतम है। मातृ मृत्यु दर। चीन में प्रत्येक 1 लाख जन्म में 27 महिलाओं की मृत्यु होती है, यानी बच्चों को जन्म देने के समय कितनी 1 लाख में 27 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है चीन में। जबकि देखिए भारत में सबसे अधिक 178 और पाकिस्तान में 174। 1 लाख जन्म में 27 महिलाएं कहाँ मृत्यु होती है? चीन में। सबसे अधिक भारत में, और पाकिस्तान में 174। देखिए आपको आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यदि आप एक बार ये तालिका को समझ लेते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि किस देश की स्थिति कैसी है। तुलना करने का मतलब ही है कि हम मोटा मोटा अनुमान लगा लें कि कौन सा देश बेहतर स्थिति में है और किस पॉइंट से, किस उद्देश्य से आगे है। बाकी देशों की तुलना हम इन आधार पर कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक देखिए, चीन 0.761, भारत का सूचकांक 0.645 और पाकिस्तान का सबसे कम है 557। रैंक कौन सी है? मानव विकास सूचकांक में 87 है, यानी ये भारत की 130 और पाकिस्तान की 154। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक अभी हमने देखा था चीन में, और सबसे कम भारत में। ये है हमारे 67.3 पाकिस्तान। विद्यालय में औसत वर्ष, ये देखिए चीन सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे पीछे। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय सबसे अधिक देखिए चीन में है, और फिर सबसे कम है पाकिस्तान में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग सबसे कम है चीन में और सबसे अधिक है पाकिस्तान में। शिशु मृत्यु दर चीन में सबसे कम, पाकिस्तान में सबसे अधिक। मातृत्व मृत्यु दर चीन में सबसे कम, पाकिस्तान में सबसे अधिक। आधारभूत स्वच्छता 60-60 दोनों बराबर दिख रहा है और चीन सबसे आगे है। तो इस तरह से आप ये आंकड़ों को एक बार मोटा मोटा समझ लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कौन से देश की पोजीशन मानव विकास सूचकांक में बेहतर है। आपके बुक में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। 1956 में खालिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। आपको पता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 56 ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। कहाँ पे? भारत में। और चीन में कब शुरू हुई थी? 1953 में। तो ये 1956 में कौन शुरू किया था? पाकिस्तान ने। मातृ मृत्यु दर खालिस्तान में अधिक है। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि चीन में सबसे कम है, फिर भारत है, और सबसे अधिक कहाँ मातृ मृत्यु दर है? पाकिस्तान में। निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात खालिस्तान में अधिक है। कहाँ है अधिक? भारत में। भारत और पाकिस्तान के तुलना में भारत में निर्धन लोगों की संख्या अधिक है। खालिस्तान में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू किए गए। तीनों देशों में सबसे पहले चीन में आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे। कब किए गए थे? 1978 में। फिर पाकिस्तान में शुरू किया गया 1988 में, और भारत में सबसे आखिरी में
सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया 1991 में। जो हमने पाठ पढ़ा था ना, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर लेते हैं। चीन गणराज्य की स्थापना हुई 1945, 1947, 1949, 1951। भारत और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था? 1947। और चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। चीन में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ 1975, 1978, 1995, 2001। तो चीन में सबसे पहले आर्थिक सुधार शुरू हुआ था 1978 में। भारत में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी 1951, 56, 56, 57। तो कब शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से 56 तक। कम्यून पद्धति का संबंध है। अभी हमने चीन में देखा था, चीन में किसके लिए कम्यून पद्धति उपयोग की गई थी? कृषि में, उद्योग में, तकनीकी में, विज्ञान में। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृषि है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है भारत, चीन, पाकिस्तान और कनाडा। भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला इन देशों की तुलना में भारत है। ये देखिए, अधिक घनत्व के एरिया को रेड से दिखाया गया है, यानी जहां सबसे ज्यादा डेंसिटी, जनसंख्या हमारे देश की बहुत ज्यादा है और हमारे देश का क्षेत्रफल, हमारा देश छोटा देश है जनसंख्या के तुलना में। तो सबसे अधिक घनत्व वाला देश इन चारों के तुलना में कहाँ है? भारत में है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आबादी की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ा देश है? अभी हमने देखा था आबादी या जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 का देश कौन सा है? चीन है। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। चीन ने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी? कौन सी नीति अपनाई थी? वन चाइल्ड पॉलिसी नीति अपनाई थी। एक संतान नीति लागू की थी चीन ने। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% जो क्षेत्रफल है भारत का है। अभी हमने देखा कि भारत एक छोटा देश है जबकि जनसंख्या भारत में बहुत अधिक है। ये देखिए, यदि हम दूसरे देशों से यदि हम तुलना करें तो ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बाकी देशों का क्षेत्रफल कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चीन देखिए, लेकिन ये जो भारत है ये यहीं तक है। ये यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। तो इसका जो है वो केवल 2.4% ही है। सही जोड़ी बनाइए। सार्क, सार्क कौन सा देश है? दक्षिण देशों का समूह है। ईयू, यूरोपियन देश, ये है हमारा यूरोपीय देशों का संघ है। आसियान, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों का समूह है। G8, 8 देशों का समूह है। और G20 विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। तो कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। आपकी पुस्तक में ये दिया हुआ है, क्या इन्हें कीजिए। आप इनको जरूर पढ़ा करिए। इससे आप, यदि आपको परीक्षा में यदि विश्लेषणात्मक प्रश्न के उत्तर देना होगा तो आप अपने मन से इनके उत्तर लिख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या समझते हैं कि चीन की भांति भारत और पाकिस्तान को भी विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी ये आप यदि पूरा पाठ अच्छे से पढ़े हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे कितनी आगे है और हमको भी अपने उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न जरूर पढ़िए। और पाठ के अंत में आपको पुनरावृत्ति का एक पेज दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, आपकी अर्थशास्त्र की बुक में। तो यदि आप ये सभी चीजें पढ़ लेते हैं, पूरे पाठ का रिवीजन आप शॉर्ट में कर लेंगे। तो इस तरह से ये पाठ पूरा खत्म होता है। आप अपने मेरे साथ साथ आप बुक को भी पढ़िए। थैंक यू।